तो जय हिंद, सत श्री अकाल और आदाब। हम अपना इंडियन ज्योग्राफी हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम जो बात करेंगे, पढ़ेंगे, वो हमारी है वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है। तो आज ही हमारा पहला लेक्चर होने वाला है वर्ल्ड जियोग्राफी का। कुछ कुछ पर्सनल रीजन थे, कुछ COSO हुआ। ठीक है। अब उसमें थोड़ा वीडियो डिले हो गया। बाकी अब हमारी इंडियन ज्योग्राफी है जो कि आपकी एक हफ्ते के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। आपकी अभी जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी आपकी ख़त्म हो गई है। 9 लेक्चर में मैंने पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपकी ख़त्म की है। उससे बाहर आपसे क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे। बाकी अगर आप थोड़ा मैप भी देख लेंगे तो आप इंडियन ज्योग्राफी का 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हम करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, वो हमारा है ओशियन करंट के बारे में। ओशियन करंट क्या होती हैं, हमारे ओशियन में ये लहरें ऐसे ऐसे क्यों होती हैं, हमारे ओशियन में लहरें ऐसे ऐसे क्यों चलती हैं, हमारे ओशियन में लहरें ऐसे क्यों चलती हैं, हमारे ओशियन में लहरें ऐसे ऐसे क्यों चलती हैं। ठीक है। इसके बारे में बेसिकली आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी, जैसा कि पहले आपके इंडियन ज्योग्राफी में सारी चीज़ें क्लियर थी। तो अभी आप जैसे हमारा ये ओशियन करंट है, तो बेसिकली ओशियन करंट हमारा होता क्या है, तो ये मूवमेंट होता है, ठीक है, ओशियन वाटर का, जो इन्फ्लुएंस होता है कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा, जैसे टेम्परेचर हुआ, सैलिनिटी हुआ, डेंसिटी हुआ, एक्सटर्नल फोर्स जैसे सन और मून और विंड। ठीक है। आपको पता होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है कोरोलिस फोर्स के बारे में, अगर नहीं सुना है तो मैं उसको आपको बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। कोरोलिस फोर्स क्या होता है, तो जैसे आपकी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ सही से बना दूँ, आपकी ये अर्थ है, तो आपको पता होगा कि आपकी जो अर्थ जो मूव होती है वो ईस्ट, वो आपकी वेस्ट से ईस्ट ईस्ट की डायरेक्शन में मूव होती है, ऐसे से घूमती है अर्थ। ठीक है, ऐसे से घूमती है। तो एक एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम फेरल था, उन्होंने कोरोलिस फोर्स का नियम दिया था, जिसे फेरल्स लॉ भी कहते हैं हम जियोग्राफी में। उन्होंने कहा था कि जो हवा, जो विंड होती है अर्थ पे, जैसे देखो अर्थ अगर हमारी ऐसी है तो इस पर कुछ हमारे प्रेशर पड़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रेशर पड़ते हैं, उन्हें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा कुछ लेयर्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ट्रोपोस्फियर होती हैं, स्ट्रेटोस्फियर होती है, मीजोस्फियर होती हैं, थर्मोस्फियर होती है जिसमें आयनोस्फियर और एक आपकी आयनोस्फियर होती है, और एक एक्सोस्फियर होती है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारे ट्रोपोस्फियर हो या हमारा कोई एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर में तो हालांकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है। बाकी हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे से पड़ता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता क्यों है, हवाओं के कारण। तो फेरल जी ने क्या कहा था, फेरल जी ने कहा कि अगर हवाएं हमारी, जैसे हमारी ये अर्थ है, एक मिनट, अर्थ ये है, हमारा ये हो गया नॉर्थन हेमेस्फीयर, ये हमारा हो गया साउथर्न हेमेस्फीयर। नॉर्थन हेमेस्फीयर हो गया, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये साउथर्न हेमेस्फीयर हो गया। तो हमारे फेरल जी ने क्या कहा था भैया, फेरल जी ने हमारे ये कहा कहा कि अगर हवाएं हमारे नॉर्थन हेमेस्फीयर में चल रही हैं, जो नॉर्थ की तरफ वो नॉर्थन हेमेस्फीयर, जो साउथ की तरफ वो साउथर्न हेमेस्फीयर, तो हमारे फेरल जी ने कहा जो हवाएं नॉर्थ की तरफ चलती हैं, ठीक है, जो हवाएं हमारी नॉर्थ की तरफ चलती हैं, वो हवाएं अपने राइट वर्ड डायरेक्शन मूव हो जाएंगी। ठीक है, किधर से भी आ रही हैं, जैसे ऐसे आ रही हैं हवाएं, ये आ रही हैं, तो इसका राइट वर्ड डायरेक्शन किधर होगा, मुंह इसका इधर है ना भाई, माउथ इधर है, फेस इधर है इसका, तो इसका राइट इधर हो जाएगा इस साइड में, और लेफ्ट इस साइड में। अपने आप अपने फेस के राइट साइड देखिए, जैसे आप मान लीजिए इधर फेस करके खड़े हैं, तो आपका राइट साइड इधर हो जाएगा ना, और आपका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो हवाएं जो नॉर्थन हेमेस्फीयर में होती हैं वो राइट साइड मूव करती हैं अपने, ठीक है, अर्थ के नॉर्थन हेमेस्फीयर में। वही साउथर्न हेमेस्फीयर की बात करूं तो वो अपने लेफ्ट साइड मूव करती हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे आएंगी, ये ऐसे जाएंगी। तो हमारे कुछ हवाओं के कारण, ठीक है, हमारे वाटर्स में चेंज आते हैं, हमारे कुछ मून की ग्रेविटी होती है और सन की ग्रेविटी होती है, इसके कारण भी हमारे ओशियन करंट ऊपर नीचे होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स यही होता है। बाकी टेम्परेचर, टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इवापोरेशन ज़्यादा होगा, सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको, जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एवोपोरेशन एज अदर सी के कंपेरिजन में वहाँ कम होगा। ठीक है, ठीक है, एवोपोरेशन तो होगा लेकिन वहाँ पे जो जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी एवोपोरेशन के बाद। ठीक है, वही मैंने डेंसिटी की बात की। ठीक है, आपने सुना होगा डेड सी के बारे में। ठीक है, वहाँ पर आदमी, भाई डेड सी नाम है उसका, वहाँ पर आदमी, मतलब आदमी बिल्कुल बूढ़ते नहीं वहाँ पर, ऊपर ही ऐसे स्विम किया करते हैं। ठीक है,
इतनी डेंसिटी है वहाँ के वाटर में। आपने वॉन लेक के बारे में सुना होगा, जो कि तुर्की में आई थिंक, वो भी बहुत मतलब हाईएस्ट सैलिनिटी की लेक है अपने पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले मैंने आपको क्या क्लियर किया, पहले मैंने क्लियर किया कि फेरल जी ने क्या कहा था कि हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो, ये आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सीधा, क्वेश्चन आए भी हैं सीडीएस में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेरल का नियम क्या था। नॉर्थन हेमिस्फीयर में हवाएं राइट साइड, साउथर्न हेमिस्फीयर में हवाएं लेफ्ट साइड आपकी घूमती हैं, ठीक है। कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, उन्हीं के कारण हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ओशियन करंट होती हैं, उन पर ये प्रभाव पड़ता है। ग्रेविटी भी होती है मून की और सन की एज वेल। तो मैं आपको बताऊं ना कि क्या होता है, कि बेसिकली हमारी जितनी भी करंट है जो कि हॉरिजॉन्टल मूव करती है, ठीक है, हमारी जितनी भी करंट है जो कि हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं ऐसे, उन्हें हम ओशियन करंट कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं भैया ओशियन करंट कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इन्हें वेब कहते हैं, ठीक है, ओशियन वेब। हमारी जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल हमारी जो होती है उसे हम कहते हैं ओशियन करंट कहते हैं, या फिर हम उसे ओशियन वेब कहते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि ठीक है हॉरिजॉन्टल है तो हम ओशियन करंट कहेंगे, और अगर ओशियन करंट या ओशियन वेब कहेंगे, तो भैया हमें बता दीजिए कि अगर हमारी जो लहरें हैं वो अगर वर्टिकल चल रही हैं, मतलब ऐसे ऐसे ये, भाई इतना ऊंचा तो पहाड़ नहीं बना रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि वर्टिकल, ठीक है। अब भाई वर्टिकल सीधे तो चली नहीं जाएंगी, सीधे कहाँ चली जाएंगी, तुम खुद बताओ, वर्टिकल अगर जाएंगी सीधे कहाँ जाएंगी, कुछ कुछ देर बाद भाई नीचे तो आएंगे ना, तो इन्हीं को हम वर्टिकल कहते हैं। अगर इस तरीके से चल रही हैं तो इन्हें भैया हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टाइड्स, ठीक है। टाइड्स हमारी होती हैं जहाँ पर हमारी जो ओशियन करंट होती हैं, हमारी जो वेब होती है वो वर्टिकल चलती है, ठीक है, ये वर्टिकल चलती है, इन्हें हम टाइड कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल चलती है तो उन्हें हम ओशियन करंट या फिर वेब कहते हैं, ठीक है। देखो हमारी जो वेब होती है, ये पहली बात तो ओशियन करंट तीन प्रकार की, मतलब तीन तरीके से ऑकर होती है, तीन तरीके से ये आती हैं, तीन तरीके से इनको हम डिवाइड करते हैं, तीन तरीके से इनको हम बांटते हैं। पहली तो होती है वेब। विंड जब एनर्जी देती है ओशियन सरफेस पे तो बनता है वेब, ठीक है। क्या है, कॉज्ड बाई विंड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द ओशियन सरफेस। ओशियन है, ठीक है, आपका समुद्र है भैया जी, इस पर हवाएं अपना प्रेशर दे रही हैं तो उठेंगी ना भाई, लहरें उठेंगी, तो ऊपर तो चली नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं गिरेंगी, ठीक है। तो वो वेब हमारी होती हैं जब विंड एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे ओशियन करंट पे, ठीक है। उसके बाद ओशियन करंट क्या है, देखो ओशियन करंट हमारा होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, और पहली बात प्रिडिक्टेबल होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ड्रिवन बाई ग्रेविटी, विंड, ठीक है, एंड वाटर। आपको सीधा सीधा यहाँ पर देखने को मिलेगा हर जगह क्या आ रहा है, ग्रेविटी आ रही है, विंड आ रहा है, ठीक है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि भैया ओशियन करंट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है, तो ओशियन करंट पर सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव डालती है ग्रेविटी, डालती है विंड, डालती है, ठीक है। फिर हमारे टाइड्स क्या होती हैं, कॉज्ड बाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन रिजल्टिंग इन हाई एंड लो वाटर लेवल। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर होती है हमारी स्प्रिंग टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड होती है, उसके बाद हमारी एक होती है नीफ टाइड। जब मैं टाइड चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको बताऊंगा। देखो कुछ होता नहीं, स्प्रिंग टाइड हमारी जो होती है ना, इसमें हमारे ये हो गया सन, सूरज दादा हो गए हमारे, और ये हमारी हो गई अर्थ, ये हमारा हो गया मून। जब ये तीनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो इन्हें हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं, ठीक है। कुछ है नहीं बेसिकली, मैं पढ़ाऊंगा और डिटेल से इसको, इसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भैया जी नीफ टाइड क्या होती है, तो हमारा ये हो गया सन, सूरज दादा, और ये हो गया हमारी अर्थ हो गई, ये हो गया हमारा मून। ये जब आपके परपेंडिकुलर आते हैं, ठीक है, देखो जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बेसिकली यही याद रखेंगे, तो हमारी नीफ टाइड होती है। और जब हमारे ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये हमारी हो जाती है भैया जी कौन सी टाइड, स्प्रिंग टाइड हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपके बेसिकली जो जानने वाली चीज़ें थी वो इतनी ही थी इस पेज से, बाकी यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। क्या क्या मिला आपको, तो सबसे पहली बात, अर्थ पर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ते हैं, ठीक है। फेरल का नियम मैंने बताया कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट वर्ड और हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड वो मूव करती है। फिर उसके बाद ओशियन करंट के बारे में बात किया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो हमारी क्या हो जाती है, वेव हो जाती है या करंट हो जाती है।
ओशियन की, और अगर हमारी वर्टिकल मूवमेंट है तो भैया जी वो टाइड हो जाती है। दैट्स इट। इस पूरे पेज में यही इतना था। बाकी आपने यहाँ पर सीख लिया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने नीफ टाइड का और यहाँ पर अपने स्प्रिंग टाइड का, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही इसमें था। अगर आप नोट्स बना रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं बना रहे हैं तो उससे भी बढ़िया है। आपको मैं अगर कहेंगे तो मैं स्लाइड भेज दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँगा कि हमारी टाइप्स ऑफ टाइड, कितने प्रकार की टाइड होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना नीफ टाइड, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो क्या देखो, अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बात करता हूँ। देखो पहली बात, टाइड जो होता है रिजल्ट होता है बोथ अर्थ एंड मून orbiting each other and the combined gravitational pull of the moon and to a much smaller extent the sun, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर इसने कहा क्या, तो मैं इसको आपको एक सरल भाषा में समझा दूँ। मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है ताकि चीज़ें क्लियर रहे। तो मैं आपको अगर ऐसे ऐसे में समझाता, ऐसे लिखने जाता तो मेरी राइटिंग देख रहे हो अभी इस पर सही से हो नहीं रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगी, लेकिन मैंने इसीलिए इसको लिख दिया है। देखो क्या कहा इसने, इसने कहा कि भैया जो मून है ये अर्थ है, देखो ये अर्थ है। मून आपको पता होगा अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अर्थ जो है, यहाँ सन बहुत दूर है, ये सन का चक्कर अर्थ लगा रही है, ठीक है, यही हो रहा है। तो मून का भैया प्रभाव जो है वो अर्थ पर ज़्यादा पड़ेगा ना भैया, ठीक है। और कुछ एक्सटेंट हमारे कुछ अर्थ का भी हमारे सन का भी होगा, कुछ प्रभाव आएगा दूर से, तभी तो हमारी अर्थ बंधी हुई है ना, ठीक है। क्या होता है, इसके बीच में कितने ग्रह आते हैं, सन हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इतने होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बताओ, एक्सोप्लैनेट तो हम बाहर वाले को कहते हैं भैया ना, सैटर्न, वीनस, यूरेनस, नेपच्यून, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सटेंट हमारे सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे मून का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हमारी अर्थ पर होता है, उसी वजह से टाइड बनती हैं, जो कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होती हैं वाटर में हमारी, ठीक है। तो भैया हमारे यहाँ स्प्रिंग, स्प्रिंग हमारे यहाँ पर आपको स्प्रिंग टाइड, ठीक है, स्प्रिंग पी से हमारे प्रेसिडेंट याद आ गए, आर्टिकल नंबर 52 में इनका जिक्र होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड अभी मैंने आपको बताया, स्प्रिंग टाइड हमारा क्या है, तो ये ऑकर कब होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको, बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैंने बताया। When there is a full moon or a new moon, the gravitational pull of the moon and the sun are combined. The high tide are very high and the low tides are very low. Occurs when the earth, the sun, the moon are in a straight line. यही आपके जानने के लायक है, इसी से आप पूरा क्वेश्चन अपना कर पाएंगे। बाकी तो आप हाई लो सब लगा लेंगे। सीधी बात, ऐसे 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 अगर है तो ये हमारी हो गई स्प्रिंग टाइड। ऐसे याद रखो, स्प्रिंग बना दो। अगर भैया स्प्रिंग बन गई है तो हमारी स्प्रिंग टाइड हो गई, नहीं तो नीफ टाइड हो गई। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल देखो यहाँ, हाँ ये फिगर तो लगा हुआ है ना। स्प्रिंग टाइड क्या है ना, आपके ये सूरज ज़्यादा है, ये आपका मून है और ये आपकी अर्थ है। ये अगर एक डायरेक्शन में आ जाएं, एक ही टाइम पर अलाइन हो जाएं, तो ये हमारी स्प्रिंग टाइड है। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना लेती हैं तो ये हमारी नीफ टाइड हो जाती है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। इतना ही छोटा सा लेक्चर है, इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, बाकी अगर लिखना हो तो लिख लो। व्हेन देयर इज अ क्वार्टर मून कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से मून में हमारा स्प्रिंग टाइड बनती, हमारी नीफ टाइड बनती है, तो क्वार्टर मून होता है, मतलब क्वार्टर समझते हो ना, चौथाई, ठीक है। तो क्वार्टर मून होता है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारे जो स्प्रिंग टाइड है यहाँ पर हमारा फुल मून होता है, न्यू मून या फिर फुल मून। स्मॉल डिफरेंस यहाँ पर होता है किसमें, हाई और लो टाइड में, ठीक है। यहाँ पर जो हाई टाइड आर वेरी हाई टाइड, द लो टाइड आर वेरी लो टाइड। यहाँ पर जो होता है ना, देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल वो होता है, देखो हमारा जो फोर्स होता है ये यहाँ ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखो सन भी खींच रहा है, मून भी अपनी ग्रेविटी से खींच रहा है पानी हमारा जो अर्थ का है, ठीक है। तो ये ज़्यादा उठेगा ना भाई, तो यहाँ पर हाई टाइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मॉल टाइड ही हमारे आएंगे। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या कहा है इसने, डिफरेंस होता है, क्योंकि इधर भी मून अपना इधर खींच रहा है, सन अपना इधर खींच रहा है, तो यहाँ पर टाइड जो है नॉर्मल आएगी, लेकिन यहाँ पर हाई टाइड आएगी। ये याद रखना कि स्प्रिंग टाइड में हमारी हाई टाइड्स आती हैं, नीफ टाइड में हमारी उतनी हाई टाइड नहीं आती है एज कम्पेयर टू द स्प्रिंग टाइड, ठीक है। दैट्स इट।
अब यहाँ पर हमारे कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हमारे टाइड्स को कुछ बेसिक्स पर डिवाइड किया गया है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। तो उसमें से हमारा पहला है ड्यूरनल टाइड्स। तो ये क्या होते हैं? तो ये भैया हमारे, देखो यहाँ पर पढ़ने का क्या है, देखो लिखा तो मेरे पूरा है, ड्यूरनल टाइड्स ऑकर व्हेन देयर इज ओनली वन हाई टाइड। देखो ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ईच डे। अगर एक दिन में एक हाई टाइड होती है, एक लो टाइड होती है, तो वो ड्यूरनल हमारी टाइड्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी ड्यूरनल टाइड्स होती हैं। अगर एक हाई टाइड आ रही है, एक लो टाइड आ रही है, उसे हम ड्यूरनल टाइड कहते हैं। खासकर इन्हें हम गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखते हैं, या फिर हमारे कुछ साउथ ईस्ट एशिया में हम इसको देखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया मतलब अपना, साउथ ईस्ट एशिया मतलब अपना हो गया साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया, ठीक है। हम इधर साउथ चाइना सी वाले में पार्ट में भी आ जाएंगे, कुछ पार्ट अपने इंडिया के भी हम ले सकते हैं, ठीक है, अपने ड्यूरनल टाइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सेमी ड्यूरनल टाइड्स क्या होते हैं? तो इसमें भैया क्या होता है ना, कि इसमें दो दो हाई टाइड और दो लो टाइड होते हैं। उसमें भैया एक हाई एक लो होता है ड्यूरनल, और सेमी में दो हाई दो लो होते हैं एक दिन में, ठीक है। ईच हाई टाइड्स बिगन हायर देन द प्रीवियस वन। यहाँ पर जो पहले वाली टाइड आती है उससे दूसरी टाइड हमेशा बढ़कर आती है, ठीक है। सेमी ड्यूरनल टाइड्स ये कॉमन होती हैं, अटलांटिक ओशियन में ज़्यादा आती हैं कोस्ट पर, या फिर नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो भैया हमारी क्या था यहाँ पर, हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा कि हमारी जो ड्यूरनल टाइड्स होती हैं, एक हाई टाइड एक लो टाइड, यानी कि वो हो गई हमारी ड्यूरनल टाइड्स। सेमी ड्यूरनल टाइड्स दो हाई टाइड दो लो टाइड्स, वो हमारी हो गई सेमी ड्यूरनल टाइड्स। जो हमारी पहली टाइड आएगी सेमी ड्यूरनल, वो थोड़ी लो होगी, लेकिन इसके बाद वाली टाइड हमारी हाई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मिक्स्ड टाइड, ठीक है। ये ऑकर कब होती हैं? जब दो हाई टाइड होती है और यहाँ पर दो लो टाइड होती हैं ईच डे, ठीक है। बट टाइडल रेंज वेरीज बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। मिक्स टाइड आर कॉमन ऑन द पैसिफिक ओशियन एंड द नॉर्थ अमेरिका। पूछ लेगा नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन में हमारी कौन सी टाइड आती है ज़्यादातर, मिक्स टाइड आपको वहाँ पर आंसर कर कर आना है। अगर आपसे पूछ लेता है कि हमारे अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक कोस्ट में या फिर नॉर्थ अमेरिका में हमारी कौन सी टाइड आती है ज़्यादातर, तो आपको वहाँ पर या तो मिक्स देगा या फिर सेमी ड्यूरनल देगा, आपको एक पे टिक करना रहेगा। या फिर आपसे पूछेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन सी टाइड ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है मैक्सिमम, तो ड्यूरनल टाइड्स हमारी वहाँ पर होती हैं, ठीक है। दैट्स इट, इतनी चीज़ें थी। यहाँ पर क्या था, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। अगर एक हाई टाइड और एक लो टाइड आती है, ड्यूरनल टाइड्स हो गई। दो हाई दो लो आती है तो हमारी सेमी ड्यूरनल हो गई, लेकिन एक यहाँ पर छोटी होगी तो एक उससे बड़ी होगी। फिर हमारी आती है एक मिक्स टाइड। मिक्स टाइड में क्या होता है कि हमारी दो हाई टाइड्स आती हैं, दो लो टाइड्स आती हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइडल रेंज होती है वो वेरीज होती है, ठीक है, ईच हाई टाइड एंड लो टाइड की, ठीक है। यहाँ पर देखो वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो टाइडल रेंज होती है वो वेरी करती है, ठीक है। हमारी जितनी भी हाई टाइड है और लो टाइड है, उनकी जो टाइडल रेंज होती है वहाँ पर वेरी करती है। दैट्स इट, इतनी चीज़ें थी इसमें, और इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं था। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या है इसमें, देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सीडीएस में आपसे सीएपीएफ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ड्यूरनल टाइड्स वन हाई टाइड होती हैं, वन लो टाइड होती हैं। सेमी ड्यूरनल दो दो हाई टाइड होती हैं एंड दो लो टाइड होती हैं, ठीक है, ईच डे आती है। वहीं अगर हम मिक्स्ड की बात करें तो ये दो हाई होती हैं, ठीक है, एंड दो लो होती हैं, लेकिन ये टाइडल रेंज जो होती है वो वेरी करती है ईच हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे कुछ और टर्म है, उसके बाद हम थोड़ा सा पीवाईक्यू भी हमारा उसको कर लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा दिया हुआ है सर्ड्स। तो सर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे एक तरीके के मूवमेंट ऑफ वाटर होते हैं कॉज्ड बाई मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। क्या होते हैं ये मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर होते हैं। किसके द्वारा ये होते हैं? कॉज होते हैं ये हमारे
मेट्रियोलॉजिकल इफेक्ट के द्वारा, ठीक है, ये कॉज्ड होते हैं। ठीक है, अब मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट हमारे क्या होते हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, ये तो हमारे मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं बेसिकली। इनकी वजह से हमारे जो भी मूवमेंट होता है वाटर में, उन्हें हम सर्ज के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इव हमारी क्या होती है, ठीक है, इव के बारे में आपने पढ़ा होगा, इव क्या होती है, इव के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इव हमारी जो होती है ना, देखो पहले यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसको आप याद रखिएगा। पहली बात तो जब इव आती है तो ये सेवरल डेज के लिए रहती है, मतलब कई दिनों तक रहती है इफ्स अगर ओशियन में आ गई है तो। और इव में क्या होता है ना कि इव बेसिकली आपका जैसे सी वाटर है, तो ये आपका मान लो कोस्ट है, यहाँ घाट है, यहाँ भैया जी दीदी जी सब लोग बैठी हैं, और ऐसे पानी आ रही है, उनके पैरों पर टकरा रही है, पानी आ रहा है पैरों पर टकरा, ये सब सर्स हो गए, वाटर मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर भैया जी भाभी जी ये सब यहाँ बैठी हैं, और पानी आपका जो पानी है वो अवे फ्रॉम द सी जा रहा है, मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है, आता है अवे फ्रॉम द सी जाता है, उसे हम इव कहते हैं, ठीक है, वो हमारा इव होता है। तो ओशियन में वाटर क्या होता है, अवे फ्रॉम द सी जाता है, अवे फ्रॉम सी हमारा वाटर जाता है, ठीक है। और सबसे सबसे जरूरी बात कि ये ऑकर होता है हमारा, कि हमारा ऑकर होता है, ऑकर बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में आता है, ठीक है, ये हाई टाइड और लो टाइड के बीच में हमारा आता है, ठीक है। इब हमारी हाई टाइड और लो टाइड के बीच में आती है, जो हमारा पानी पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, क्या होता है ना कि इसमें आपका आपका बेसिकली ये हमारा जो हाई टाइड लो टाइड के बीच में जब वाटर फॉलिंग की कंडीशन आती है, ठीक है, तो वही होता है हमारा इव, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात ये जानना है कि हमारा जो वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो इब में भैया जी हमारे वाटर का मूवमेंट हॉरिजेंटल होता है, ऑकर होती है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, ठीक है। अवे फ्रॉम द सी वाटर हमारा जाता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सी, और सेवरल डेज के लिए ये हमारी होती हैं बेसिकली, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है इसमें कि हमारा जो मीन्स व्हेन द वाटर लेवल फॉलिंग बिटवीन हाई एंड लो टाइड, तो हमारी इव, वो उसी को हम इव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके आपके मैं बात करूँ तो आपके सी ए पी एफ का, आई थिंक सी ए पी एफ का पी वाई क्यू लगाया था, एक मिनट, हाँ ये सी ए पी एफ या फिर सी एस सी का पी वाई क्यू है, देखो। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इब एंड द सर्ज, हमने दोनों यहाँ पढ़ा है, अब इसको हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। देखो इसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि देखो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मेट्रोलॉजिकल हमारा जो है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा आता है मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट में, ठीक है। तो अब आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चन करने में। इब ऑकर ड्यूरिंग लो टाइड एंड सर्ज ऑकर ड्यूरिंग हाई टाइड, क्या ऐसा ही है, मुझे बताओ। इब ऑकर ड्यूरिंग लो टाइड एंड सर्ज ऑकर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। फिर चलो दूसरे पे, अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो कि भैया ये तो बीच में आता है, ये तो भैया बीच में आता है देखो अभी समझ में आएगा। इव एंड सर्ज मूवमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ लूनर एंड सोलर ग्रेविटेशनल फोर्स। इव एंड सर्ज मूवमेंट आर, ये तो भाई ये तो देखो तुम्हारा स्टेटमेंट जो है दो, तो बिल्कुल सही है, ये तो तुमको पता होगा। इव एंड सर्ज मूवमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ लूनर एंड सोलर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आपको पता होगा कि ये तो भाई बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, एक ऑप्शन हमारा कट गया। फिर क्या कहते हैं दीज फेनोमेना आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन ओशियन एरिया एंड डू नॉट अफेक्ट द कोस्टल रीजन। क्या कह रहा है भैया,
कह रहा है दीज फेनोमेना आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन ओशियन, मतलब ओपन ओशियन में ये रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं होते हैं इब और सर्ज हमारे, लेकिन ये हमारे अफेक्ट नहीं करते हैं कोस्टल रीजन को। भैया क्यों नहीं अफेक्ट करते हैं? आपकी टाइड आती है तो आपकी कोस्टल रीजन को अफेक्ट नहीं करती है भाई। सुनामी सुना है ना, टाइड्स आती है, बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं तो हमारे कोस्टल रीजन को कट कर देती हैं, ठीक है। कोस्टल रीजन हमारे जो होते हैं वो कट कर देती हैं हमारी जो टाइड्स आती हैं, आपको पता होगा ना। तो हमारे जो सर्ज हैं वो बेसिकली वो भी मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल की वजह से, विंड की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आता है। तो हमारे जब भी ये सब फेनोमेना होते हैं हमारे, ये कभी भी ये आए ना कि टाइड के बारे में, तो ये अफेक्ट करते हैं कोस्टल रीजन को। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, कभी भी नॉट नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर तीसरा गलत हो गया। तो तीसरा हमारा किस किस में है? एक तो ये था, ये कट गया, एक हमारा ये कट गया। अब हमारा बचा ओनली टू या फिर वन एंड टू ओनली। तो इसमें क्या होगा? अब सोचिए आप, इब ऑकर ड्यूरिंग लो टाइड्स एंड सर्ज ऑकर ड्यूरिंग हाई टाइड। अब सर्ज तो हाई टाइड में ऑकर होता, ये तो पक्का आपको पता ही होगा कि सर्ज हमारा जो होता है हाई टाइड में होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। कंफ्यूज कैसे करेगा? क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सर्ज होते हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हमारे हाई टाइड से, ठीक है। हमारे जो सर्ज होते हैं ये हाई टाइड से बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दे दिया कि मतलब अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई कि जैसे सर्ज ऑकर्स ड्यूरिंग हाई टाइड, तो कभी कभी तो ये साथ में आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी तो साथ में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट सही है हमारी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाई टाइड से सर्ज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी अब देखो क्या होता है ना कि हमारे सर्ज में भी हमारी मूवमेंट ऊपर उठती हैं, ठीक है, टाइड ऐसे ऐसे होती है, और हमारी हाई टाइड में भी मूवमेंट ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो सर्ज और हमारी हाई टाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम सर्ज को यही कहते हैं कि मतलब कभी कभी हमारी हाई टाइड और सर्ज दोनों साथ में ही आ जाते हैं, ठीक है, टुगेदर, कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं, रेगुलर नहीं। देखो टाइड हमारा हमारा रेगुलर फेनोमेना है टाइड, लेकिन हमारे जो सर्ज है ना कभी कभी आते हैं। तो कभी कभी ये देखो आ जाते हैं हमारे टाइड के साथ में, हाई टाइड के साथ में आ जाते हैं। और आपको इब तो पता ही होगा भाई, लो टाइड के बाद में आता है ना। देखो हमारा पानी जब आगे को आता है तो ये हाई टाइड होती है, लेकिन यही पानी हमारा जब पीछे को जाएगा तो लो टाइड होगी ना। तो ड्यूरिंग लो टाइड हमारा इब आता है और ड्यूरिंग हाई टाइड हमारा सर्ज आता है। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली स्टेटमेंट हमारे यही दो सही होंगे, ठीक है, 1 और 2। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इब से और सर्ज को सही से पढ़ रखा है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हैं, आप एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ऑकर समटाइम्स ड्यूरिंग, इसलिए मैंने नहीं लिखा था इसको क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन आसान बन जाता। समटाइम्स ऑकर ड्यूरिंग हाई टाइड। और एक पॉइंट आप यहां पर और ऐड ऑन यहां पर करिए कि ऑकर ड्यूरिंग लो टाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे सर्ज हो गए, इव हो गए, ठीक है। यहां पर बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस पूरे पेज में, ठीक है। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा एक हमारा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं भैया हमारा स्टीप वेब। तो हमारी स्टीप वेब क्या होती है? तो बेसिकली स्टीप वेब हमारी जानते हो क्या होती है? ये एक यंग वेब होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर हम यहाँ पर नोट्स इसके बनाना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये पहली बात तो ये होती है ये हमारी यंग वेब होती है। क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर देगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिखकर यहाँ पर फेयरली यंग वेब होती है हमारी ये। और ये फॉर्म्ड बाय लोकल विंड होती है, फॉर्म्ड बाय लोकल विंड, लोकल विंड के द्वारा ये फॉर्म होती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हमारी रैपिड इरोजन करती हैं सी कोस्ट पर, सी कोस्ट पर रैपिड इरोजन हमारा कर देती हैं।
और क्या करती हैं, ये हमारी भैया बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं, पॉइंट हैं ये सब चीज़ें, ये सब आपके क्वेश्चंस में आपको देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए लेगा एग्जामिनर, और आपको आप एकदम से भड़क जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया भैया जी। ये एक हमारी हाई एनर्जी वेब होती हैं, ठीक है, हाई एनर्जी वेब होती हैं। इनकी जो हाइट होती है, लार्ज वेब हाइट होती है इनकी, लार्ज वेब हाइट होती है इनकी, ठीक है। और इनकी एक कंडीशन और है यहाँ पर, बहुत प्यारी सी कंडीशन है, इसको हम याद कर लेंगे कि ये बेसिकली हमारी जो फॉर्म होती हैं, ठीक है, सैलो वाटर में फॉर्म होती हैं, ये क्रिएटेड इन, कभी कभी होती है, ऑफन क्रिएटेड लिख सकते हो, ऑफन क्रिएटेड इन सैलो वाटर, ठीक है, स्टीप वेब। स्टॉर्म के टाइम पर भी आती हैं तो डेंजरस होती हैं। तो बेसिकली क्या होती है हमारी स्टीप वेब, यंग वन होती हैं, फॉर्म बाय लोकल विंड होती हैं, हाई एनर्जी वेब होती हैं, लार्ज वेब हाइट होती है इनकी, रैपिड इरोजन करती हैं ओशियन का, डेंजरस होती हैं, क्रिएटेड होती हैं कभी कभी ये सैलो वाटर में भी, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हमारा एक एक मिनट, इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद आई थिंक अपना एक एक हाँ, दो कॉन्सेप्ट अपने पास और हैं, इसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट ऑफशोर ड्यूरिंग द फॉलिंग टाइड, ठीक है भाई, अब लेकर जाएंगी, ये तो आपको पता है। स्टीप वेव कैन लीड टू रैपिड इरोजन ऑफ द कोस्ट एरिया स्पेशली इन द स्ट्रॉम कंडीशन, ठीक है। सर्ज इज अ टर्म यूज्ड एक्सक्लूसिव फॉर सुनामी कॉज्ड बाई अंडर वाटर अर्थक्वेक, ये तो भैया पहले काटो इनको, तो पढ़ने से लग रहा है अंडर वाटर अर्थक्वेक क्या है, ठीक है। तो भैया तीसरा यहाँ गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपको इस दोनों में डिसाइड करना है, स्टीप वेब कैन लीड टू रैपिड इरोजन ऑफ द कोस्टल एरिया, अभी पढ़कर आए भैया, बहुत डेंजरस होती है, इरोजन करती है कोस्टल एरिया की, ये सही है। इफ करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट ऑफशोर ड्यूरिंग फॉलिंग टाइड, बिल्कुल भैया, अगर ऐसे जा रही हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ सेडिमेंट लेकर जाएंगी पीछे की तरफ, तो यहाँ पर भी आपकी स्टेटमेंट हमारी एक और दो सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो हम साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, इससे हमारा और क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है हमारा टफ और क्रस्ट का, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होता है ना, हमारी जो हाईएस्ट पॉइंट होती हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर एक हल्का सा पॉइंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आई थिंक CAPF में पूछा था, हाँ CAPF में आपसे एक पॉइंट देकर पूछ लिया था एक क्वेश्चन में, कि इन्हें हम सरफेस वेब भी कहते हैं, सरफेस वेब भी हम कहते हैं, अपने स्टीप वेब को सरफेस वेब भी कहते हैं, ठीक है, सरफेस वेब को हम स्टीप वेब भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रहता है, पहला होता है क्रस्ट होता है, टफ होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमारी, अब मान लो ये हमारा ओशियन है, तो हमारा अब क्या होता है ना कि हमारे जो ओशियन करंट मूव करता है वो ऐसे ऐसे मूव करती है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट, और सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं टफ, ठीक है। सबसे लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं। अब हमारा जो क्या होता है ना, इसके बीच में हमारी जो दूरी होती है इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और हमारी ये जो दूरी होती है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही था, यही से पूछ लेगा, हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट होता है, लोएस्ट पॉइंट हमारा टफ होता है, हमारा जो रेस्ट पोजीशन होता है, रेस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट के बीच की जो हमारी दूरी होती है वो हमारी एम्पलीट्यूड कहलाती है, और एक टर्फ से दूसरे टर्फ की हमारी जो दूरी होती है, एक टर्फ से दूसरे टर्फ की, वो हमारी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें थी कॉन्सेप्ट, बस बाकी इसमें कुछ नहीं था। चलो आगे चलते हैं। आगे भैया हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।
एपीहीलियन और प्रीहीलियन। बेसिकली कुछ नहीं होता, हमारा सन जब अर्थ के पास में आ जाता है पेरीहीलियन होता है, अर्थ से दूर चला जाता है एपीहीलियन होता है। हमारा जब मून अर्थ के पास आ जाता है पेरिगी होती है, और हमारा जब अर्थ मून से दूर चला जाता है तो ओपिगी होती है। ठीक है, तो ओपिगी मतलब हमारी, देखो क्या है ना, देखो यहाँ पर भी पैरी है, आसान से याद कर लो, पैरी पैरी मतलब पास में है, पास में गी आ गया तो हमारा मून के पास में है, हिलियन आ गया तो हमारा सन के पास में, दैट्स इट। एपीहिलियन हो गया, एपोगी हो गया, दूर है, एपीहिलियन में अर्थ दूर है तो सन के पास में होगा पेरीहिलियन, सन से दूर होगा एपीहिलियन। और अगर हमारा मून से पास होगा तो पेरिगी, और मून से अगर हमारा मून से अर्थ दूर होगी तो अपोगी। ठीक है, तो हमारे सेशन का यहीं पर एंड होता है। ठीक है, दाइन, ये हमारा था, ये हमारा चैप्टर था वाटर मूवमेंट ऑफ ओशियन। इसके बाद हमारा जो चैप्टर पड़ेगा, इसके बाद हम जो पढ़ने वालेंगे, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपना अर्थक्वेक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक पढ़ने के बाद अर्थक्वेक भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम पूरी ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट कर लेंगे एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो जय हिंद, स्टे कनेक्टेड और कीप स्टडी हार्ड। ठीक है, थैंक यू।